नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 19वीं सदी के यूरोप की और एक ऐसे शख्स की जिसने जर्मनी का नक्शा ही बदल दिया, ओटो वॉन बिस्मार्क। हाँ, और ख़ास तौर पर उनकी वो मशहूर रक्त और लौह नीति की। बिल्कुल। हमारे पास बिस्मार्क रक्त और लौ से जर्मनी का एकीकरण नाम का एक स्रोत है और हम आज इसी पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस रणनीति से उन्होंने बिखरे हुए जर्मन राज्यों को एक किया। तो शुरू करते हैं। ओटो वॉन बिस्मार्क, जो 1815 से 1898 तक रहे, प्रशिया के मंत्री राष्ट्रपति थे और जर्मनी के एकीकरण के पीछे का कह सकते हैं मुख्य दिमाग। उन्हें लौह चांसलर भी कहा जाता है। हाँ, आयरन चांसलर। लेकिन ये रक्त और लौह नीति ये असल में थी क्या? सुनने में तो काफी कठोर लगती है। कठोर तो थी, और ये नाम उनके एक भाषण से आया था जहां उन्होंने साफ कहा कि बड़ी समस्याएं भाषणों या वोटिंग से नहीं बल्कि रक्त और लौ से हल होंगी। अच्छा। तो बेसिकली ये एक यथार्थवादी रियलिस्टिक रणनीति थी। इसका मतलब था सैन्य शक्ति यानी लॉ बनाना और जरूरत पड़े तो युद्ध यानी रक्त का इस्तेमाल करना। किस लिए? जर्मनी को एकजुट करने के लिए? हाँ, बिल्कुल। बिस्मार्क को लगता था कि बातें करने से, आदर्शवाद से कुछ नहीं होगा, ताकत दिखानी पड़ेगी, असलियत यही है। दिलचस्प। तो उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि इसे लागू भी किया। तो पहला कदम क्या था? शायद सेना को मजबूत करना, वो लौह वाला हिस्सा। एग्जैक्टली। स्रोत यही बताता है। बिस्मार्क ने संसद की मर्जी के खिलाफ जाकर भी सेना पर भारी पैसा खर्च किया, उसे मॉडर्न बनाया। उनका मानना था कि भाई, एक ताकतवर सेना के बिना ना तो आप ऑस्ट्रिया का मुकाबला कर सकते हैं, ना फ्रांस का। सही बात है। और फिर इस सेना का इस्तेमाल उन्होंने बहुत बहुत सोच समझ कर किया। अच्छा, तो वो जो 3 युद्धों का जिक्र आता है वो इसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा थे। हाँ, बिल्कुल। वो कोई अचानक नहीं हो गए। पहला 1864 में डेनमार्क के साथ, श्लेस्विग होल्स्टीन के लिए। हाँ, वो इलाके जीते। फिर 1866 में ये बहुत बड़ा मोड़ था, ऑस्ट्रिया को हराया निर्णायक रूप से। इसका क्या असर हुआ? इससे जर्मन राज्यों में प्रशिया का दबदबा एकदम पक्का हो गया। ऑस्ट्रिया बाहर हो गया जर्मन मामलों से और उत्तरी जर्मन परिसंघ बना। ठीक है। और तीसरा और आखिरी 1870-71 में फ्रांस के साथ युद्ध। फ्रांस हारा और इसी हार के बाद जो दक्षिणी जर्मन राज्य थे वो भी साथ आ गए और तब जाकर एकीकृत जर्मन साम्राज्य बना। हाँ, वर्साय में इसकी घोषणा हुई। तो ये थे रक्त के कुछ उदाहरण। लेकिन क्या ये सिर्फ तलवार के जोर पर ही हुआ? स्रोत में कुशल कूटनीति का भी जिक्र है, तो ऐसा लगता है कि युद्ध के मैदान के अलावा भी वो काफी कुछ कर रहे थे। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। बिस्मार्क सिर्फ एक योद्धा टाइप नहीं थे, वो बहुत चतुर डिप्लोमैट थे। अच्छा, कैसे? स्रोत बताता है कि हर लड़ाई से पहले वो पक्का करते थे कि दुश्मन अकेला पड़ जाए, उसे कोई मदद न मिले। जैसे ऑस्ट्रिया से लड़ने से पहले उन्होंने फ्रांस को न्यूट्रल रखा, रूस को भी। फ्रांस से जब लड़े तो बाकी यूरोप को यकीन दिला दिया कि हमलावर तो फ्रांसी है। वाह, माहौल बनाना। बिल्कुल, वो मौके बनाते थे और फिर सही वक्त पर स्ट्राइक करते थे। तो ये लौह के साथ साथ कूटनीति का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो बिस्मार्क की ये रक्त और लौह नीति कोई खोखली धमकी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में सैन्य ताकत, सोच समझ कर किए गए युद्ध और बहुत ही शातिर कूटनीति का एक मिला-जुला रूप था। हाँ, एक पूरा पैकेज था और इसी ने जर्मनी को एक मजबूत राष्ट्र बनाया। और शायद इसीलिए उन्हें लॉ चांसलर कहा गया है ना, उस दृढ़ता के लिए। एकदम सही। स्रोत भी इसी नतीजे पर पहुंचता है कि बिस्मार्क की कामयाबी इसी मुखर और सधी हुई नीति में थी। उन्होंने जो ठाना वो करके दिखाया। यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, जो स्रोत भी इशारा करता है कि क्या राष्ट्र निर्माण के लिए ऐसे साधन हमेशा सही होते हैं? साधन ही साध्य को सही ठहराते वाला नजरिया। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। उस जमाने में इसे कैसे देखा गया और आज हम इसे कैसे देखते हैं, ये एक अलग और लंबी बहस का मुद्दा है। बिल्कुल। तो ये थी बिस्मार्क की रक्त और लौह नीति की कहानी, जिसने जर्मनी को बदल दिया। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। शुक्रिया।